सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शेखावटी एजुकेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विकास कुमार रेवाड़ आपके सामने 12वीं आर्ट्स भूगोल से संबंधित जो टॉपिक है वो है हमारा सिंचाई एवं पेयजल। इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको लाइव देख नहीं सकता, आमने सामने हम रूबरू नहीं हो सकते, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास है ये इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसमें विद्यार्थियों देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये 12वीं आर्ट्स, और दूसरी तरफ हम देखें पटवार और पुलिस राजस्थान की बात कर रहा हूं। इनसे जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई और पेयजल के अंतर्गत हम अपने राज्य राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान में बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर परियोजना है, चंबल परियोजना है, माईजा सागर परियोजना है, भरतपुर नहर है, बिसरपुर परियोजना है, ये सारी इसमें आती हैं। हमारे इसमें बात करता हूं मैं 25 टॉपिक में टोटल। शुरुआती 1 से 12 तक जो टॉपिक है वो अपने विश्व से जुड़े हुए। उसके बाद आपका 13 से 22 तक भारत और 23 से 25 तक राजस्थान। ये है इसमें अपना। अगर आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो आपको पढ़ा देता, लेकिन मैंने आपकी सिलेबस को 3 भागों में बांट दिया। तो जो हमारा 23वां पाठ है इसका नाम है सिंचाई और पेयजल, अपने राजस्थान से जुड़ा हुआ है। क्यों? इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंचाई कहते किसे हैं? हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंचाई किसे कहते हैं। प्रश्न भी आता है, आया भी है, आएगा भी। सिंचाई से आप क्या समझते हैं? अब देखो, इसके अंदर एक तो होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। 2 चीजें होती हैं। प्राकृतिक यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती हैं, अगर वो प्रकृति की तरफ से होती हैं, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता, वो प्राकृतिक है। कृत्रिम के अंतर्गत कोई भी कार्य मनुष्य द्वारा या मशीनी प्रणाली के द्वारा होता है। तो इस सिंचाई की जो हमारे सामने परिभाषा है वो ये है कि भूमि या कृषि फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। आता है, उम्मीद भी है आने की कि सिंचाई से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भूमि या कृषि फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। दूसरा है पेयजल, यानी कि पेयजल पीने योग्य जो जल, वो क्या है? पेयजल। अब देखो, इसके अंदर सिंचाई के अंतर्गत एक शब्द आता है जिसका नाम है
जल संसाधन। क्या नाम है इसका? जल संसाधन। इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार आता है कि जल संसाधन क्या है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जल के ऐसे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी एवं भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, उसे जल संसाधन कहते हैं। यानी जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो जल के ऐसे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी एवं भविष्य में उपयोग करने की उनकी संभावना होती है, वो क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। अब देखो, हम अपने राज्य राजस्थान की बात करते हैं। ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी बात करते हैं। तो इस राज्य में ये जो जल प्राप्ति के, सिंचाई के जो प्रधान स्तर हैं वो हैं दो। कितने हैं? दो। पहला है सतही जल और दूसरा है भूमिगत जल। अब देखो, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सतही जल स्रोतों के नाम बताइए, भूमिगत जल स्रोतों के नाम बताइए। हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होता है। सतही का मतलब होता है सतह के ऊपर और भूमिगत का मतलब होता है भूमि के नीचे। तो यहां पर सतही, अब जैसे पृथ्वी है, इसके ऊपर नदी हो गया, ये सतह के ऊपर बहती है। झीलें हो गया, नहरें हो गया, तालाब, ये किसके उदाहरण? सतही जल के उदाहरण। नदी, झीलें, नहरें, तालाब, ये किसके उदाहरण है? सतही जल के उदाहरण है। और भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जैसे कि हम देखते हैं कुएं, नलकूप, बावड़ियां, ये सारे, ये क्या है? भूमिगत जल के स्रोत हैं। अब इनमें और इनमें राजस्थान में जो सर्वाधिक जल का प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है? भूमिगत जल का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? भूमिगत। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जल स्रोतों के अंतर्गत जो में आता है वो है भूमिगत जल। अगर हम यहां एक छोटा सा कंपैरिजन करें भारत के साथ, तो भारत में राजस्थान के पास इन जल स्रोतों का मात्र 1% है। कितना प्रतिशत है? 1%। तो एक बार दोबारा देखिए इसको। राजस्थान को जल संसाधनों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सतही जल और दूसरा है भूमिगत जल। सतही जल के उदाहरण है नदियां, झीलें, नहरें, तालाब आदि। और भूमिगत जल स्रोत हैं आपके हैंडपंप, जिसको हम बोलते हैं कुएं, नलकूप है, बावड़ियां हैं, ये सारे क्या हैं? भूमिगत जल के हैं। और भारत के कुल जल संसाधन का राजस्थान के पास कितना प्रतिशत है? 1% है। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम आगे टॉपिक लेते हैं बहु उद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत हम राजस्थान में पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर, चंबल,
उसके बाद माही, बजाज सागर, बिसरपुर, भरतपुर, नहर, इनके बारे में इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपका आएगा जल संरक्षण, जल का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन ये देखने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज ये जो विश्व है ये कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे वक्त में स्कूलें, कॉलेज हैं, आपके कोचिंग सेंटर हैं, उनमें ऑफलाइन क्लासेस चलाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक छोटा सा माध्यम है ऑनलाइन का, और इसमें भी कुछ छछूंदर ऐसे होते हैं जो चमेली का तेल लगाकर बच्चों को, विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को गुमराह करते हैं। वो तेल लगा लेते हैं, सोचते हैं कि हम में से महक आ रही है। वो क्या करते हैं, एक टीचर को हाईलाइट करते हैं, टीचर के प्रति विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस प्रकार के विद्यार्थियों से दूर रहें, उनके पास आपको नहीं रहना है। इस वक्त घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर में जो भी आपके पास आवश्यक सामग्री है उससे आप पढ़िए। आप सुरक्षित रहेंगे, आप पढ़ पाएंगे। खाली मत बैठिए। क्यों? खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं इसका नाम है भूगोल। भूगोल ये विषय कहता है कि खाली बैठने से अच्छा है घर में पैजामा उधेड़ें और उसकी फिर सिलाई करें। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आप कार्य करते रहे। तो अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत हम पहली परियोजना लेंगे जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत आपको एक तो मैप की आवश्यकता होती है। मैप के बिना ये समझ में नहीं आती। आपको हम मैप के द्वारा भी समझाएंगे। तो आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ो, आपके पास पेन, मैप और आपके नोटबुक होनी चाहिए। एकांत में ईयरफोन लगाइए, बैठिए और तैयारी कीजिए। तो आपके समझ में आएगा सिंचाई किसे कहते हैं, जल स्रोत कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, राजस्थान में क्या स्थिति है। अब हमारा जो ये प्रधान इसमें टॉपिक है इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब हम बात करेंगे इन परियोजनाओं के अंतर्गत। पहली परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको हम राजस्थान नहर भी कहते हैं। ये परियोजना ये पटवार और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का जो भूगोल है वो हम यहां आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें ये सारे जो टॉपिक हैं, जो प्रतियोगी हैं, जो पटवार की, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। तो वो विद्यार्थी भी इसको ध्यान से सुने, पढ़े और ट्यूशन करने की कोशिश करें। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका जो पुराना नाम था वो पुराना नाम था राजस्थान नहर। अब देखो, इसको हम मैप के जरिए कोशिश करते हैं समझने की। ये अपने राजस्थान का मैप है। राजस्थान का मैप है। तो इसके अंदर
जो इंदिरा गांधी नहर है, ये कई बार मानचित्र में भी पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो देखो, ये यहां से यहां तक ये जो सीमा है, ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। इसको हमें अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। और यहां से यहां तक ये जो सीमा है, ये लगती है राज्यों के साथ। राज्यों के साथ ये सीमा लगती है। इधर यहां पर आ जाता है पंजाब, यहां पर हरियाणा, यहां पर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यहां पर आपका एमपी मध्य प्रदेश, और इधर आपका गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा अपने राजस्थान के साथ लगती है। देखो, कई बार सीधा क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, और कई बार इस प्रकार आता है इंदिरा गांधी नहर का वर्णन कीजिए। तो इंदिरा गांधी नहर का वर्णन कीजिए, तो मैं यहां पर जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका आप सीधे ही सीधे एज इट इज उसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर की निर्माण प्रणाली। कई बार पूछ सकता है इसकी निर्माण प्रणाली बताइए, तो इसमें निर्माण किस प्रकार हुआ, किसने किया, किसके सानिध्य में किया, ये आ जाएगा। और कई बार क्या आता है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य बताइए, तो हम इसका उद्देश्य भी देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार दिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, नाम लिखें, और शाखाएं भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इंदिरा गांधी नहर की लिप्त नहरें कौन कौन सी हैं वो भी हम यहां पर देखेंगे। अलग अलग, ये अलग अलग मैंने पटवार और पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और आपका इधर 12 आर्ट्स के जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये स्टेप वाइज है। तो हम पहले देखेंगे इंदिरा गांधी नहर की निर्माण प्रक्रिया। इसकी जो निर्माण प्रक्रिया, ये इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो देखिएगा, आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार कौन था, तो उसका नाम आएगा कुंवर सेन। ये बीकानेर का कृषि इंजीनियर था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, और ये बुक आपकी आई थी 1948 में। देखिएगा एक बार, निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार कौन था, तो कुंवर सेन। ये बीकानेर का कृषि इंजीनियर था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, और इसका प्रकाशन, इस नहर का जो योजना थी, ये कब बनी थी, 1948 में बनी थी। उसके बाद बात आती है 31 मार्च 1958। कब? 31 मार्च 1958। वर्तमान में इस समय हमारे गृह मंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये इनका संबंध इससे किस प्रकार का था, क्योंकि इन्होंने इसका शिलान्यास किया था, यानी कि उद्घाटन किया था। तो आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन शिलान्यास किसने किया था, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ये गृह मंत्री थे, और कब किया, 31 मार्च 1958 को किया। इसके अलावा
अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया राजस्थान के लिए? वो छोड़ा गया था आपका 1961 में। कब छोड़ा गया था? 1961 में। और ये छोड़ा गया था, उस स्थान का नाम है नोरंग देसर। क्या नाम है उस स्थान का? नोरंग देसर। और ये नोरंग देसर है, ये अपने हनुमानगढ़ में है। और ये पानी छोड़ा किसने? उस वक्त हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1961 में नोरंगदेसर हनुमानगढ़ से इसमें सबसे पहले पानी छोड़ा था। इसका शिलान्यास, इसका उद्घाटन श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को किया था। और इसका योजनाकार कुंवर सेन, इनकी पुस्तक बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता, ये 1948 में ये बीकानेर का कृषि इंजीनियर था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थी इसकी निर्माण प्रक्रिया। मैंने आपको बता दिया कि इसका पुराना नाम था, वो था राजस्थान नहर। और उसके बाद 2 नवंबर 1984 में, कब? 2 नवंबर 1984 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्हीं के नाम पर इनका नया नाम हुआ इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या था? पुराना नाम था राजस्थान नहर। और इसका नया नाम, ये नाम 2 नवंबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में रखा गया। अब देखिए इसके अंतर्गत आगे इसके उपनाम क्या हैं, इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसके उपनामों में हम देखते हैं, 1 नंबर मरु गंगा, दूसरा है राजस्थान की जीवन रेखा, और तीसरा है थार मरुस्थल की गंगा। उपनाम देखिएगा इसके, नहीं, राजस्थान की मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, थार मरुस्थल की गंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये क्या है? इसके उपनाम है। और इस नहर परियोजना की प्रेरणा किस नहर से, कई बार क्यों सुना जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रेरणा किस नहर से मिली? तो उस नहर का नाम है गंग नहर। क्या नाम है? गंग नहर। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रेरणा कुंवर सेन को किससे मिली थी? गंग नहर से मिली थी, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंदिरा गांधी नहर। अब देखो एक बात दोबारा है, इसका नया नाम 2 नवंबर 1984 को माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ। और इसके उपनाम है, इसको राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा और थार मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। अब देखिएगा इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम हम इसका उद्गम
देखते हैं कहां से निकलती है। देखिएगा विद्यार्थियों, आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको आप पहले पूरा पढ़ो, बीच में नहीं छोड़ो। कोई भी टीचर हो XYZ, उससे आप कोर्स ले रहे हो तो उस कोर्स को आप पूरा कीजिए। ये नहीं कि एक छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया, चौथे को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी सही में वो ही है जो अनुशासन का पालन करता है, अपने गुरुजनों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का जो आदर करता है, जो सत्कार करता है। सही मायने में वो ही क्या है, विद्यार्थी है। मैं कहता हूं कि हाथों की लकीरों को कभी बदला नहीं जा सकता, हाथों की लकीरों को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम हवाओं से टकरा सकते हैं। यानी कि हमें सफलता की या सफल व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो सफल व्यक्ति की सफलता की निंदा करता है, सफलता उसके पास कभी नहीं आती। इस प्रकार की आशाओं के साथ, पढ़ाई की आशाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम देखते हैं। देखो, यहां पर राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। और पंजाब में यहां पर हिमालय से निकलकर दो नदियां आती हैं और उनका ये संगम होता है यहां पर। और ये जो नदियां हैं, ये नदियां कौन सी हैं? एक तो है सतलज और दूसरी है व्यास। कौन सी नदियां हैं? उद्गम, सतलज और व्यास। और यहां पर जो बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है हैरीके बैराज। क्या नाम है? हैरीके बैराज। और ये जो जिला आता है, इसका नाम है फिरोजपुर। इस जिले का क्या नाम है? फिरोजपुर। उद्गम, कई बार पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम बताइए। उद्गम पंजाब राज्य से, बैराज हैरीके बैराज, नदियों का संगम पूछे तो सतलज, और दूसरी व्यास, और वहां जो जिला लगता है वो कौन सा जिला लगता है? फिरोजपुर जिला लगता है। तो यहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये यहां से इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए अंदर तक आती है। अब देखो, ये यहां पर राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जो स्थान है, इसका नाम है मसीतावली। क्या नाम है? मसीतावली। और ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, तो आपको बताना है मसीतावली, हनुमानगढ़ में। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है? परियोजना, नहर प्रणाली है, नहर परियोजना। तो ये तीनों राज्य इसके अंदर सम्मिलित। अब देखो, इस नहर में ये यहां तक आ गई, इसके बाद ये आगे गंगानगर, बीकानेर होते हुए बाड़मेर तक है। और इसका राजस्थान में सबसे एंड में जो पॉइंट है, उसका नाम है गडरा रोड। क्या नाम है? गडरा रोड। ये कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। और इसको हम जीरो पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीरो पॉइंट। इससे पहले ये जैसलमेर में ही समाप्त हो जाती थी, और समाप्त होने का जो स्थान था वो था मोहनगढ़। कहां पर था? जैसलमेर में। और मोहनगढ़ से गडरा रोड तक इसको बढ़ाया गया 165 किलोमीटर। कितना बढ़ाया गया? 165 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसका जो विकास था, इसका विकास 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ।
प्रथम चरण था उसमें ये कहां तक थी, मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी। लेकिन दूसरे चरण में 165 किलोमीटर आगे बढ़ाकर इसको कहां तक कर दिया, गडरा रोड बाड़मेर तक कर दिया। तो हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम देखते हैं। एक बार उद्गम होता है पंजाब राज्य से, हेली के बैराज जो दो नदियां हैं वो सतलज और व्यास, और जो वहां पर जिला लगता है वो क्या लगता है, फिरोजपुर। यहां से आने के बाद ये राजस्थान में मसीतावली हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यहां से ये राजस्थान में इसका जो आखिरी जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है गडरा रोड बाड़मेर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट बोलते हैं। इससे पहले ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक ही थी, लेकिन 165 किलोमीटर और इसको बढ़ा दिया गया। और आगामी जो इसकी योजना है वो ये है कि इसको आगे गडरा रोड से गुजरात होते हुए इसको कांडला बंदरगाह से जोड़ दिया जाएगा, ताकि इसमें छोटे मोटे जो जल जहाज है वो परिवहन का काम कर सकें। ऐसी सरकार की योजना है। और इसका जो विकास है वो 2 चरणों में हुआ, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। विद्यार्थियों, ये एशिया महाद्वीप की, आपको एक बात बता दूं, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहरी प्रणाली है। इंदिरा गांधी नहर है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहरी प्रणाली है। और जब इसका विकास पूर्णतः हो जाएगा तब ये विश्व की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी नहरी प्रणाली हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर आगे हम इसमें देखते हैं इसकी शाखाएं। अगर आपसे ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई में आप लिखेंगे 649 किलोमीटर। कितनी लिखेंगे, 649 किलोमीटर। अगर इसमें जो फीडर नहर वो है 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। इसमें से 169 किलोमीटर तो है कहां पर, पंजाब में, और 14 किलोमीटर कहां पर है, हरियाणा में, और आपका 21 किलोमीटर कहां पर है, राजस्थान में। आपसे पूछे फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, पंजाब में 169 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हरियाणा में, और 21 किलोमीटर कहां पर है, राजस्थान में। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है फीडर। कई बार पूछ लेता आपसे कि फीडर नहर क्या है, फीडर नहर के बारे में आप क्या जानते हो, तो इसका उत्तर यह है कि नहर का वह भाग जहां से सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं होता है। नहीं, फीडर नहर से आप क्या समझते हैं कि नहर का वह भाग जहां से सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फीडर नहर। एक बार दोबारा देखिए, अगर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछे तो आपको बताना है 649 किलोमीटर। फीडर नहर की लंबाई पूछे तो 204। फीडर नहर की लंबाई पंजाब में 169 किलोमीटर, हरियाणा में 14 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है, 21 किलोमीटर। और फीडर नहर की ये परिभाषा हो गई कि नहर का वह भाग जहां से सिंचाई हेतु जल का उपयोग नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडर नहर कहते हैं। अब देखियो, हमने इसमें एक चर्चा की थी चरण। तो इंदिरा गांधी नहर का जो विकास था वो 2 चरणों में हुआ था, ये आप जानते हैं। पहले चरण में ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी, और इसमें केवल एक ही लिफ्ट नहर का प्रयोग किया गया था, वो था बीकानेर लोण करणसर लिफ्ट नहर। नहर का क्या नाम था, बीकानेर लोणकरणसर लिफ्ट नहर। इसको वर्तमान में इसका नया जो नाम है वो नया नाम है कुंवर सेन
लिफ्ट नहर। इसका वर्तमान में नया नाम क्या है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर। और ये इस नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसकी लंबाई है 151.7 किलोमीटर। कितनी है? 151.7 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में एकमात्र लिफ्ट नहर का प्रयोग किया गया, जिसका नाम था बीकानेर लुणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नया नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर। और ये इस नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 151.7 किलोमीटर। और इसके दूसरे चरण में इसमें फिर 7 लिफ्ट नहरों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसके अलावा इसकी शाखाएं भी हैं, जिन पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखो, इसके अंतर्गत आगे हम बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भाई इससे राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 19.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि सन 2017 में इसमें जल की कमी के कारण ये जो कृषि सिंचित क्षेत्र था, ये 19 से 16.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर आ पहुंचा। तो ये इस प्रकार की इसमें सिंचाई क्षेत्र है। दूसरी तरफ इसमें जो खेतों में वितरिकाएं बनाई गई हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, उनकी अगर टोटल आपसे पूछे लंबाई, तो वो आपकी आएगी 9180 किलोमीटर। ने अगर आपसे ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर में शाखाओं और वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आपकी कितनी आएगी? 9180 किलोमीटर आएगी। विद्यार्थियों, ये जो मामला था, ये अपने 12th आर्ट्स में 23वें पाठ में इतना नहीं था, लेकिन कई बार क्या है, बड़ा निबंधात्मक प्रश्न आता है, तो इस प्रकार आप इसको विस्तार से कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उसका आपको फायदा मिलेगा। जहां मेहनत नहीं है, आप सोच रहे हो कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे कर्म करोगे उसका फायदा अच्छा होगा, उसका नतीजा अच्छा होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आंख ने आम के पेड़ पर आम को देखा, पैर चल दिए, पेट ने भाव भरा और जीभ ने उसमें खाने को लालायत हुई, हाथ आगे बढ़ा, आम को तोड़ा, पीछे से क्या हुआ? माली आ गया, लठ बरसाए। लठ किसने खाए? पीठ ने खाए। और आंसू कहां से आए? आंख से आए। तो ये 100% सत्य है कि जहां से शुरुआत होगी अंत भी वही होगा। जो बुरा कर्म करेगा उसका नतीजा बुरा ही होगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश रहेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यदि आप खुश और स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी पढ़ पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें किसकी लापरवाही है? आपकी लापरवाही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। धन्यवाद।